नमस्कार। वैसे तो दिल्ली में आज बारिश हुई, सर्दी बढ़ गई है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसने उत्तर भारत में और देश में बहुत गांव-गांव, कस्बा-कस्बा और खासकर छात्रों, विश्वविद्यालय पढ़ाई के जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बात यूजीसी के रेगुलेशन की हो रही है, नए नियम की हो रही, जो 13 जनवरी को गैजेट हुआ है, यानी कि भारत के राजपत्र में आया है, जिसके जरिए उच्च शिक्षा केंद्रों में जाति के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। और इसमें कहा यह जा रहा है कि गलत शिकायत हो तो पेनल्टी का प्रावधान जो पहले था वो हटा दिया गया है, और इसकी वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों को के साथ भेदभाव हो सकता है, क्योंकि इसके लिए उनके पास कोई सेफ गार्ड नहीं है। पेनाल्टी का क्लॉज हटा दिया गया है। और दूसरी बात, 18, 19 साल, 17 साल की उम्र में बच्चे हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। इस नए नियम से उनके अंदर जातीय भावना का प्रचार प्रसार या भाव ज़्यादा बढ़ेगा। इस बीच राजनीतिक दल एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। वैसे बुधवार से संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, लेकिन सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी, शायद वोट बैंक का डर हो। वैसे जब ये आज यूजीसी के हेडक्वार्टर्स का घेराव करने की बात कही गई, 28 तारीख को सामान्य वर्ग के छात्रों ने कई विश्वविद्यालयों में अपना विरोध प्रदर्शन रखा हुआ है, उसका ऐलान किया हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई इस कानून का दुरुपयोग, उन्होंने आश्वस्त किया सामान्य वर्ग के लोगों को कि कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा और किसी के साथ भेदभाव का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें देश भर के हायर एजुकेशन के उच्च शिक्षा प्राप्त या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र देश भर के उन इलाकों में आते हैं, जिसमें मुखर्जी नगर एक हब के तौर पर देखा जाता है। और बत्रा सिनेमा की चाय की दुकानें शाम को उन्हीं छात्रों के साथ गुलजार रहती हैं। एक राजेंद्र नगर इलाका है। आज मैं मुखर्जी नगर में उसी बत्रा सिनेमा के कैंपस में हूं, जहां छात्र अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। कुछ छात्र यहां पर थे भी, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और आगे होने की बात कही जा रही है। कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ कि उनके दिलो दिमाग में जो आशंकाएं हैं वो, और यूजीसी का जो नया नियम है उसमें क्या बातें हैं, और जो नया नियम जिसमें ओबीसी को जोड़ा गया है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें अपील की व्यवस्था तो है, तो इसमें भेदभाव और पक्षपातपूर्ण रवैया कैसे हो सकता है। इस बीच में कुछ एक नेता दबी जुबान में, कुछ और लोग जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्होंने यूजीसी रोल बैक का हैशटैग चला रखा है, जो कि ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसकी बात सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रही है, ज़मीन पर पता नहीं वो है या नहीं है। छात्रों को क्या इसके बारे में मालूम है, नहीं मालूम है। मैं इन्हीं सब बातों के लिए, जिन लोगों का रिजर्वेशन है, जो लोग इसके विपक्ष में हैं या इसमें किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और इस नियम के बारे में भी क्या क्या जानकारियां हैं, छात्रों से ही बात करते हैं। देखिए, मेरे बात करते करते रोल बैक यूजीसी रेगुलेशंस, ये आप लोगों ने क्यों आप चाहते हैं रोल बैक हो, पहले ये बताइए। पहले मैं बताना चाहता हूं कि रोल बैक यूजीसी रेगुलेशन, ये जो 13 जनवरी 2026 को आया है, यह यूजीसी का और केंद्र सरकार द्वारा सुव्यवस्थित, संगठित सामान्य वर्ग के शिक्षक के लिए, कर्मचारियों के लिए, छात्रों के लिए मॉब लिंचिंग का बिल है। इससे सिर्फ सामान्य वर्ग के शिक्षक, छात्र और कर्मचारी हर विश्वविद्यालय में, हर शैक्षिक संस्थानों में डर के माहौल में रहेंगे, क्योंकि इससे ये तो दुरुपयोग करने का प्रोत्साहन बिल है, क्योंकि इसमें जो दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, तो दुरुपयोग करेगा है। जिस तरह की नियुक्ति को लेके, प्रमोशन को लेके, एडमिशन को लेके, तमाम चीज़ में आपसी मतभेद होता है, संघर्ष होता है, इसके लेके इसलिए इसको दुरुपयोग करेंगे ही। यह बिल जैसे SC/ST एक्ट आता है, SC/ST एक्ट में NCRB का डाटा है, 2022 का डाटा है कि 32% सिर्फ केस जो है, जो दोष सिद्ध होते हैं, जो सत्य पाए जाते हैं, बाकी 67% वो मामला अदालत में भी गया और कहा कि उसी तरह ये भी केस इसी तरह है। ये भी तो मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी कोई तख्त नसीह था जिसे उसे खुदा होने के यकीन था, तो यह बिल इनको वापस करना पड़ेगा। यह सामान्य छात्र वर्ग के जो छात्र हैं, शिक्षा के कर्मचारी हैं, इसके लिए अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, संसद से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, हम आश्वस्त करते हैं कि कोई पक्षपातपूर्ण नहीं होगा।
देखिए, जो लोग इस बिल के समर्थन में हैं, या ये बिल पूरी जो तैयारी के साथ आया है, मैं इस बिल में जो प्रावधान है सिर्फ वही बात कह रहा हूँ। और ये बिल ऐसा बिल, मैं गलत शब्द का प्रयोग किया, रेगुलेशन, नियम। बिल तो संसद में जो पेश होता है उसके लिए कहते हैं, मुंह से कई बार निकल जाता है मेरे बाद, तो वो तथ्यात्मक रूप से बिल कहना, यूजीसी बिल कहना गलत है। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। यूजीसी रेगुलेशन की जो लोग तरफदारी कर रहे हैं या जो लोग बनाने में इसमें शामिल थे, उनका ये कहना कि जातीय आधार पर भेदभाव जिन वर्गों के साथ रहता हुआ है या होता है, और जातीय आधार पर जो वर्ग इस देश के समाज में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सेफगार्ड उन्हीं को देने की आवश्यकता है। ये उनका तर्क है। क्या यूजीसी, क्या केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग को छोड़ के बाकी सबके साथ होता है? सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? SC ST में ही विष्णु तिवारी का केस, जो 20 साल जेल काट के आए हैं, उसके बाद वो दोषमुक्त पाए जाते हैं, उनका 2 भाई खत्म हो जाता है, उनके घर खत्म हो जाता है, उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उनका 20 साल कौन वापस करेगा? इसी तरह इस बिल का दुरुपयोग होगा, इस रेगुलेशन का दुरुपयोग होगा। ये कैसे आप सुनिश्चित कर पाएंगे? ये तो सिर्फ जाति संघर्ष का, जाति अखाड़ा बनाने के लिए विश्वविद्यालयों का एक बिल लाया गया है, एक रेगुलेशन लाया गया है, जिससे विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान सिर्फ जाति संघर्ष का अखाड़ा बन के रह जाएगा। तो जो इसके पक्ष में, जो लोग इसका कह रहे हैं कि सामान्य वर्ग को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं के खिलाफ शिकायत होगी? SC OBC के खिलाफ भी तो शिकायत कर सकता है। महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है। महिलाएं, कोई जरूरी तो नहीं है कि OBC SC ST ही हो, वो सामान्य वर्ग की हो सकती हैं, वो भी किसी के खिलाफ। दिव्यांगजन SC ST OBC का हो, ये तो कंफर्म नहीं है। हाँ, आप वो बात कह रहे हैं। ये भेदभाव इसलिए होता है कि जो इसका समता सेंटर बनेगा, हर विश्वविद्यालय में, हर संस्थान में जो सेंटर बनाएंगे, उसमें कोई सामान्य वर्ग का, हमारा प्रतिनिधि, सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा जो हमारी बात सुन सके। भेदभाव आपको कैसे पता? ऐसा तो देखिए, मैं अब इसीलिए आप चूंकि इस बिल, पहले जो मैंने बिल पढ़ा, ये 14 पेज का बिल है। एक्ट यार, बिल फिर गलत हो जाएगा। अगर हम ही लोग बिल कहेंगे तो आम लोग भी कहेंगे। जो एक्ट हमने 14, पहली बात तो मैं जो बच्चे जो विश्वविद्यालय, जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो मैं कुछ माता गार्जियंस को और उन बच्चों को, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो इसमें विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा बिल क्या है। इस बिल को मैं जैसे सारांश बताऊंगा, क्योंकि 14 पेज का ये बिल है, तो बिल को पूरा बताना तो संभव है नहीं। तो बिल में 20 ऐसे क्लॉज हैं, काखा गाघा करके ऐसे 20 क्लास लिखे गए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि आप कैसे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, किन किन कारणों से। ये है तो 20 ऐसे SC ST OBC जो सारी चीज़ें हैं जो व्यवहारिक रूप से सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरा है कि कमेटी कैसे बनेगी। कमेटी में एक उसका प्रदेश अध्यक्ष होगा, 3 जो है जो मतलब फैकल्टी मेंबर होंगे, जो प्रोफेसर होंगे, 3 होंगे। महिला अनिवार्य हैं, 2 महिला मेंबर्स होंगी। ऐसे कर 2 महिला नहीं, 1 महिला मेंबर होंगी। महिला मेंबर्स बता लीजिए, फिर मैं बता। जी, महिला मेंबर्स हैं जो जैसे भी हैं, ये कमेटी बनेगी। उसके बाद है कि जो शिकायत करेगा, जो उसमें सबसे जो क्लास है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए लोग रोड पे हैं, कि शिकायत करने वाला व्यक्ति जो होगा, जो छात्र होगा, वो अपनी पहचान को गुप्त रख सकता है। और उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो अपना नाम बताए, चाहे तो ना बताए। गुप्त ही बता रखेगा, ये जान ही रहे हैं। विश्वविद्यालय में आदमी गुप्त ही रखेगा। ये ऑप्शन डाला ही क्यों गया है कि वो गुप्त रखे? पहला विरोध ये है। दूसरा विरोध ये है कि अगर शिकायत करने के बाद अगर आपका शिकायत गलत साबित होती है, आप उसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, तो शिकायत करने वाले छात्र पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरी चीज़, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैंने 2013 में ताराचंद छात्रावास का एडमिट रहा हूँ, ये PCB के। उस समय समाजवादी सरकार थी, या जिसकी भी सरकार रही है, उस समय कितने ऐसे OBC छात्र थे जो किसी सवर्ण महिला के साथ, या सवर्ण पुरुष के साथ, या सवर्ण बच्चे के साथ, या सवर्ण SC ST बच्चों के साथ वो कर रहे थे। तो जो SC ST के साथ जो OBC वर्ग के जो ऐसी जातियां हैं जिनको माना जाता है कि वो मजबूत हैं, सशक्त हैं और वो शैक्षिक रूप से आगे बढ़ गई हैं, उनको कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? उनको कैसे अलग कर पाएंगे? आपने ये क्लास में क्यों नहीं डाला कि अगर SC के साथ कोई OBC बच्चा ऐसा करता है तो चलिए। अब दूसरी बात, मुस्लिम बच्चा है कोई, एक बात कह रहे, SC शिकायतकर्ता जातीय आधार पर, जातीय भेदभाव में SC भी कर सकता है, ST भी कर सकता है और OBC भी कर सकता है। पहले 1 मिनट, SC ST तक था, उसमें ये कहीं नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा कि SC ST छात्र OBC के खिलाफ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ये कर सकता है सर। दूसरी चीज, 2 मिनट हमारी पूरी बात कहूँ। जो मुस्लिम है, जो जनरल कैटेगरी में आता है, जो मुस्लिम है, अगर इस कानून का दुरुपयोग करना शुरू करेगा तो तमाम इस समाज में लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज जो सोया हुआ है या जो शांत है, उसको लग रहा है कि इस मुद्दे से उनको नुकसान नहीं होगा। तो जनरल कैटेगरी में जितने भी जनरल कैटेगरी के मुस्लिम हैं या जो हैं, वही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, चूँकि वो अच्छे घर के होते हैं, वही बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो उनके ऊपर भी लव जिहाद जैसे मुद्दे को आसानी से, मतलब उसको
आप जानते हैं कि कानून कैसे, क्या कानून रहता है, उसका दुरुपयोग कैसे क्या किया जा सकता है, तो उनके साथ भी गलत होगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है सर कि सरकार 3 चीज़ें करे, जो मेरा अपना एक सुझाव है। वो सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल आप मेरा बताएं। यह सुझाव है कि सरकार यह इस बात की पुष्टि करे और बाकायदा क्लास में यह जोड़े कि शिकायत करने वाले छात्र अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी वही सेम दंडवत कार्रवाई होगी जो मतलब जो भी लड़का जो जर्नल वाले पे होगी शिकायत पाने पे। दूसरा उसमें जो है तीसरी चीज़, अब थोड़ा सा मैं इसको और मोल्ड करना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहेगा, वो मार्गदर्शन मंडली में कहा नहीं था, वो अघोषित उस समय। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने पार्टी के अंदर, कबीरदास जी कहते थे कि हम घर जाड़ा आपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जारू ताश के जो चले हमारे साथ। हमको बुराई अपने घर से समाप्त करना शुरू होगा, उसके बाद मैं उसको समाज में शुरू करूंगा। तो उनको अपने पार्टी में पॉलिटिशियन इक्विटी कमीशन लागू करना चाहिए, जिससे 75 साल तक के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिशियन न रहे। उनको इसको अपने पार्टी में भी नियम लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर यह कमीशन सरकार अगर इस रेगुलेशन को वापस नहीं लेती है तो हम लोग इस स्तर की, इसकी लड़ाई जिस स्तर तक होगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलिए, सब लोग बोलिए, तो मैं तो आप ही लोगों से राय लेने आया ही हूँ। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरे मुद्दे में, मेरा नाम अभिजीत चौधरी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी छात्र हूँ। मैं जाट समाज से आता हूँ, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊँगा तो मैं सवर्ण में आऊँगा। पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लेकिन आप मेरठ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ ओबीसी आएंगे। मैं ओबीसी आऊँगा, तो फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ की बात करूँगा। मैं जब चोरी नहीं करता, तो चोरी के लिए कोई भी कानून आ जाए उसकी सज़ा से मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब मैं भेदभाव किसी के साथ करता ही नहीं हूँ, तो कानून में जो भी हो, भेदभाव है तो गलत ही, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर SC ST वाले बच्चों के साथ, मैंने हमेशा देखा है कि जो सवर्ण बच्चे हैं उन्हें लोग पंडित जी कह के बुलाएंगे, मुझे चौधरी साहब कह के बुलाते हैं। क्या आपने देखा किसी सवर्ण समाज के बच्चे के साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है कि उनकी जाति को गाली की तरह बुलाया जा रहा हो? पर लेकिन जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो भेदभाव उन्हीं के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा हो। जाति के आधार पर गर्व करते तो मैंने देखा है, पर भेदभाव करते मैंने नहीं देखा। दूसरा, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के साथ सवर्ण समाज के साथ कुछ होता है, उसके साथ उत्पीड़न, तो वो उसकी शिकायत नहीं कर सकता। मैंने कल आपकी पूरी वीडियो देखी जो आपने बनाई है 29 मिनट की, मैंने, और जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी वीडियो का मुझे लगेगा कि मैंने वो पूरी वीडियो देख के, उसमें कहीं ये नहीं लिख रहा है कि जो है सवर्ण बच्चा नहीं कर सकता है। महिला जो है वो तो किसी कास्ट की नहीं होती, वो तो मैंने बोला, वो महिला किसी कास्ट की नहीं हो सकती, वो तो सवर्ण की हो सकती है, वो भी शिकायत कर सकती है। कोई दिव्यांग किसी कास्ट का नहीं होता, वो भी कर सकता है। पूरे यूजीसी में सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे आते हैं, जब वो 3 वाला मेंबर, जब उसकी इक्विटी कमेटी बनती है, उसमें वहाँ पर दिया है कि एक SC का होना चाहिए प्रतिनिधि, एक ST का होना चाहिए, एक OBC का होना चाहिए। उसके अलावा पूरे इस एक्ट में मुझे बता दीजिए कि कहाँ जाति का उल्लेख हुआ है। उसके अलावा कहाँ पे कि ऐसा हो रहा है कि जाति की वजह से आपका शोषण होगा। और ये जो कह रहे हैं कि इसमें पेनल्टी हटा दी गई है, ऐसे तो भारत में न जाने कितने कानून हैं। दहेज प्रथा के कानून झूठे लगा दिए जाते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? तो फिर इसी में ऐसी मांग क्यों हो रही है? और जातिगत व्यवस्था के भेंट जो है, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक प्रोफेसर था, दलित प्रोफेसर थे, उनके थप्पड़ मार दिया गया। तो दलितों के साथ इस तरीके की यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी व्यवस्था हम देखते हैं, खुद मैं देखता हूँ कि होती है ये सारी चीज़ें। अब मैं आपसे सवाल, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप जो बात कह रहे हैं उस आधार पर सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, कोई सामान्य वर्ग का टीचर है, मान लीजिए ये तो कानून सारे लोगों पे लागू हो रहा है, शैक्षणिक कर्मचारियों पर, अशैक्षणिक कर्मचारी, गैर शैक्षणिक पर भी, टीचर्स पर भी, स्टूडेंट पर भी, और इंस्टीट्यूट के मुखिया पर भी लागू हो रहा है। मान लीजिए कि सवर्ण का सामान्य वर्ग का कोई अध्यापक है और बहुत सारे कारण होते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान वाइवा है, अटेंडेंस है, तमाम चीज़ों को लेकर के है, और अगर वो कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू करता है और उसके खिलाफ छात्री शिकायत कर दे कि ये जातीय आधार पर भेदभाव करता है, तो उस शिक्षक के बचाव का इसमें रास्ता क्या है? अपील दे रखी है ना। उसके बाद जो लोकपाल आया है, वो लोकपाल क्या करेगा? वो 30 दिन में उसमें अपनी शिकायत दे कि मेरे साथ ऐसा ये गलत है, फिर वो अपील जांच करेगा, उसका भी पूरा खर्चा जो है यूनिवर्सिटी उठाएगी, संस्था उठाएगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मैंने कोई गलती की नहीं है तो फिर मुझे क्या डर लग रहा है? अगर उसके बाद अपील होगी, अपील में भी तो जांच होगी। इससे आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि भाई किसी भी पहली बात तो छात्र जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क मैं बता रहा हूँ। उन लोगों का ये कहना, जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई जब हम स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको हर कदम पे यही सजगता और बरतनी चाहिए। उससे जो एक सहज माहौल होता है और उसमें एक ऐसा इको कर रहा है इस कानून से, जो लोग कह रहे हैं कि शोषक वर्ग जो है, उत्पीड़क वर्ग जो है, वो केवल सामान्य वर्ग है, जबकि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वो कम्युनिटी
एक बड़े भारत के भूभाग पर किसी भी सामान्य वर्ग से धन, जन, बल, ये तीनों में मजबूत है। दूसरी बहुत सारी ओबीसीज की कम्युनिटी जातियां ऐसी हैं जो उस इलाके के सामान्य वर्ग से हर मामलों में कहीं मजबूत है। तो एक तो आप हर तरह से मजबूत भी हैं और दूसरी तरफ के आपके हाथ में एक हथियार ये भी थमाया जा रहा है कि आप जब चाहें तब दूसरे को। तो मैं उसी समाज की तरफ से मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना कि ये तो मेरे खिलाफ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा ना। मुझे भी लग रहा है, मैंने भी पूरा पढ़ा कि मुझे लग रहा है अगर मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो कैसे कोई कर सकता है मेरे खिलाफ। और जब उसमें जो संस्था का हेड होता है ये उसके विवेक पर छोड़ा गया है कि वो क्या शिकायत लेगा, तो क्या वो नहीं जानता होगा कि कैसा बच्चा है, कैसा क्या है, वो सारी चीजें देख के जो कमेटी होगी। एक मिनट भाई, एक मिनट, उसमें 3 सदस्यों के अलावा बाकी 7 सदस्य किस जाति के होंगे कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है वो सारे सवर्ण समाज के हों, उसमें मान लो उसमें भी ना हो, वो भी दो ही हो हो। सकता है, वही तो हो सकता है ना, पर लेकिन इसकी तो कोई वो नहीं है ना। तो आप अगर आप सब पे शक करेंगे कि सिर्फ सबकी बात करूंगा, अगर- बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय है, अगर सबको पूरा समय दूंगा। अगर आप यही सोच लेंगे कि हर जाति का व्यक्ति सिर्फ अन्याय करेगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर तो कोई बहस का मुद्दा बचता ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं जाट हूं या कोई व्यक्ति है, वो न्याय ही करेगा और जो उस कुर्सी पर बैठा है उससे ये उम्मीद करनी पड़ेगी। फिर तो सारी व्यवस्था में जाति के आधार पर कि जाट का मुकदमा जाट ही देखेगा, एससी का मुकदमा एससी तो देखेगा।